हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। डिस्कस करेंगे 18 अक्टूबर के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। लास्ट में रिवीजन की क्लास है और साथ साथ टेलीग्राम के लिंक पर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है तो वो सभी कुछ है इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहली जो न्यूज़ है हमारे पास क्या है और उसके पहले जो हमारा थॉट है वो क्या है। तो 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। किसका कथन है? तो ये प्राचीन जो चाइना था, वहां के दार्शनिक, वहां के लेखक कहे जाते हैं लाओ त्सो, उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि अगर आप सफल होना चाहते हैं अपने जीवन में तो पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि जब तक पहला कदम नहीं बढ़ेगा तब तक आप सफलता की जो हजारों मील की यात्रा है उसको कैसे तय कर सकते हैं। तो सोचिए मत, अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, अपने आप को पहचानिए और जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं उस रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए, पूरे भरोसे के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए। निश्चित ही जो सफलता है वो आपके पास जरूर जरूर पहुंचेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास। तो मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, यहाँ पर उसका नाम पूछा जा रहा है। तो देखो, जब भी किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है या ट्रांसफर होता है जजेस का, तो ये किसके द्वारा होता है? तो सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम बनाया गया है जिसके माध्यम से ऐसा किया जाता है। तो मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है सिद्धार्थ मृदुल को, और स्क्रीन पर इनकी जो फोटो है वो आप देख सकते हैं। अगर मैं कोलेजियम के बारे में बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और साथ 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 जो 4 वरिष्ठतम जजेस होते हैं उनकी पूरी पीठ होती है जो इस कोलेजियम का निर्माण करते हैं। और कोलेजियम का जो डिसीजन होता है उसके बाद वो राष्ट्रपति को और सरकार को भेजते हैं, और अगर सरकार चाहे तो एक बार इसको मना कर सकती है, लेकिन दोबारा अगर उसी व्यक्ति का नाम गया है तो सरकार को मजबूरन उसको मानना पड़ता है, यानी कि सरकार डिनाई नहीं कर सकती। इस बात को समझ लेंगे। अच्छा, जुलाई में ही इनके नाम का रिकमेंडेशन कर दिया गया था कि इनको मणिपुर का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए, और अभी जो है इनके नाम की पुष्टि कर दी गई है। हमारा जो कानून और न्याय मंत्रालय है उसके तहत जो न्याय विभाग आता है उसके द्वारा। ओके, क्लियर। अच्छा, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जी के बारे में बात करें तो 13 मार्च 2008 से ही दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में काम कर रहे हैं और वरिष्ठतम जज के रूप में ये काम कर रहे हैं। इस बात को याद रख लेंगे। कोलेजियम के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देते हुए, देखो हाई कोर्ट में भी इस तरीके की कोलेजियम बनाई गई है जिसमें हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, जो जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जजों की नियुक्ति होती है या किसी का ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो सारी जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश आता है उसका वो फॉलो करते हैं। ओके, क्लियर। पोलैंड के संसद चुनाव में किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने जीत हासिल करी है? तो देखो, पोलैंड में अभी चुनाव हुआ था तो इसमें जीत हासिल करी है यूरोपीय संघ, जो एक तरीके से कह लूं कि वहां की विपक्षी पार्टी थी पोलैंड की, उसके द्वारा। ठीक है, और ये जो पार्टी थी यूरोपीय संघ जो पार्टी है, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो नेतृत्व किया गया है डोनाल्ड टस्क के द्वारा। ठीक है। अच्छा, 8 साल तक जो सरकार थी जिसने काम किया उसको हटाकर डोनाल्ड टस्क की अब यहाँ पर सरकार बन जाएगी। इस बात को याद रख लेंगे। इनके मुख्य मुद्दे थे महिलाओं के ऊपर काम करना, और जो वहां पर गर्भपात से रिलेटेड जो कानून बनाया गया था उससे रिलेटेड महिलाएं बहुत ज्यादा प्रभावित थीं। इसीलिए देखा गया कि जब ये चुनाव हुआ था तो इसमें 73% से भी ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है, और ये रिकॉर्ड है पोलैंड में कि पहली बार पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। तो इसको याद रख लेंगे। अच्छा, साथ में ही जो जिस पार्टी का यहाँ पर शासन था उसका नाम देख लेते हैं, तो लॉ एंड जस्टिस पार्टी थी। क्लियर। नेक्स्ट बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक गरबा सॉन्ग लिखा गया है, उसका नाम पूछा जा रहा है। अच्छा देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करूं तो ये एक कविताएं लिखने का शौक रखते हैं, और अभी तक इनकी 14 जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने गरबा के ऊपर पहले भी एक सॉन्ग लिखा था, एक गाना लिखा था जिसका नाम था गारबा। ओके। अच्छा, अभी जो इन्होंने गरबा के ऊपर जो गीत लिखा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है माडी। क्या नाम है? माडी। अच्छा, माडी
किसके द्वारा गाया जाएगा, कौन इसे कंपोज करेगा वो देख लेते हैं। तो देखो दिव्य कुमार है जिनके द्वारा ये गाया जाएगा और मीत ब्रदर्स के द्वारा इस गाने को क्या करा जाएगा, रिलीज किया जाएगा यानी कंपोज किया जाएगा। ओके क्लियर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर को यानी कि नवरात्रि का जब पहला दिन था तो उस दिन इसका अनावरण किया है इस गाने का। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो देखो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये तीसरी समिट है। पहली समिट 2016 में हुई थी, दूसरी समिट 2021 में हुई थी और तीसरी समिट अभी 2023 में हो रही है। कहाँ पर हो रही है, तो मुंबई में हो रही है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट है तो इसमें मैरीटाइम से रिलेटेड जो चर्चाएं हैं वो करी गई हैं और ये कहा जा रहा है कि 23,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत के द्वारा किया जाएगा समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, समुद्र का जो व्यापार है उसको ध्यान में रखते हुए, जिससे कि समुद्र से रिलेटेड जो प्रजातियां हैं, जो जीव जंतु हैं, है ना, उनको इस्तेमाल किया जा सके और उनका संरक्षण भी किया जा सके सही तरीके से और समुद्र की सुरक्षा और डकैती को रोका जा सके और समुद्र की सुरक्षा किया जा सके। एक विजन लिया गया है। विजन का नाम क्या है, तो देखो जो ब्लूप्रिंट इसमें दिखाया गया है इस मैरीटाइम के माध्यम से, ये जो ग्लोबल समिट है मैरीटाइम के लिए, तो उस विजन का नाम है अमृत काल विजन 2047। अच्छा 17 अक्टूबर को ये स्टार्ट कर दिया गया है और 19 अक्टूबर तक ये चलने वाला है, इस बात को याद रख लेंगे। और मुंबई का जो MMRDA ग्राउंड है वहां पर इसको आयोजित किया जा रहा है। क्लियर। देखिए उच्चतम न्यायालय के कितने जजों की पीठ के द्वारा चुनावी बॉन्ड केस की सुनवाई करी गई है। तो सबसे पहले एक जो टर्म आया है उस टर्म को समझना बहुत जरूरी है। टर्म है चुनावी बॉन्ड। ओके, ये चुनावी बॉन्ड क्या है, जैसा कि हम सबको पता है कि राजनीतिक दल जब चुनाव में जब उतरते हैं तो उनको पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, तो इनको चंदा दिया जाता है। बहुत सी ऐसी संस्थाएं, बहुत से लोगों के द्वारा चंदा दिया जाता है, कंपनियां भी कुछ शामिल है इसमें। तो वो जो चंदा दिया जाता है वो चुनावी बॉन्ड के रूप में दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी गई और याचिका में क्वेश्चन किया गया कि ये जो चुनावी बॉन्ड है ये क्यों लिया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा। साथ में ही जो बीजेपी गवर्नमेंट है यानी कि जो भारत सरकार है उसने एक अधिसूचना जारी करी और अधिसूचना में ये कहा कि जो ये चुनावी बॉन्ड है इसको एक विंडो के माध्यम से, है ना, जो अल्टरनेटिव विंडो के माध्यम से चुनावी बॉन्ड ले लिया जाएगा। तो इसी के ऊपर कांग्रेस की नेता हैं उनके द्वारा क्या करा गया की याचिका दायर करी गई और इस पर सुनवाई की भी बात करी जा रही है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा देखो ये भी बोला गया है मार्च में, अभी 2023 मार्च में मैं बात कर रही हूँ, तो इस समय एक याचिका दायर करी गई और उसमें बोला गया कि जो हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके द्वारा 12,000 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया है चुनावी बॉन्ड के रूप में, है ना, और जिसमें से सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जिसको पूरा दो तिहाई पैसा जिस पार्टी को गया है, पर्टिकुलर कोई एक पार्टी है ना। अच्छा अब इस पर सुनवाई करी जाएगी, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो उच्चतम न्यायालय के कितने जजों की पीठ के द्वारा चुनावी बॉन्ड केस की सुनवाई करी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखो हमारे जो सर्वोच्चतम न्यायालय के CJI हैं, है ना, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है चंद्रचूड़ जी, उनके द्वारा ये कहा गया कि ये हमारा जो अनुच्छेद है 145 उसका जो भाग 4 है उसके तहत आता है ये मामला। बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, हमारे देश के लोकतंत्र से संबंधित मामला है। तो इसकी सुनवाई के लिए 5 जजों की पीठ बनाई जाएगी और वो पीठ इस पर सुनवाई करेगी और पहली बार इस केस पर सुनवाई होगी 30 अक्टूबर को। ये सारा मामला आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है। अच्छा देखो एडिशनल विंडो, कौन सा विंडो है ये, एडिशनल विंडो जिसके माध्यम से अधिसूचना जारी करके जिसके माध्यम से गवर्नमेंट का ये करना था कि एडिशनल विंडो के माध्यम से चुनावी बॉन्ड ले लिया जाएगा। ओके क्लियर। आई होप कि सारी बातें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। अच्छा कांग्रेस की नेता का नाम क्या है, तो जया ठाकुर है जिन्होंने याचिका दायर करी थी सरकार के खिलाफ। ओके
आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए किसके साथ समझौता करा है? तो देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा जो चंद्रयान 3 वो सफलतापूर्वक जो हमारा चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है वहां पर लैंड कर गया था। लैंडर लैंड कर गया, और जो विक्रम, जिसका नाम था विक्रम, और रोवर जो एक तरीके का रोबोट था, उसने भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। कल की न्यूज में हमने पढ़ा था कि 23 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा भारत का, है ना। तो इसकी जो प्रक्रिया है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। जो हमारे देश के युवा हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, उनके अंदर जो साइंटिफिक एक सोच है उसको विकसित करने की दिशा में इसरो का काम है ये। अब ये क्या है? स्पेस ऑन व्हील्स, यानी कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये बस आपको दिखाई दे रही है। ये बस पूरे भारत में जाएगी और रुक कर लोगों को, युवाओं को, बच्चों को जो है हमारा जो अंतरिक्ष है उसके बारे में जानकारी देगी, और उनकी जो जिज्ञासा है उसको शांत भी करेगी। तो इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए किसके साथ समझौता करा है? तो विज्ञान भारती के साथ ये समझौता करा गया है। ओके, क्लियर। अच्छा देखो, अरुणाचल, हमारे देश का जो बिल्कुल पूर्वोत्तर राज्य है वो कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। तो ये मोटिव लेकर चला जा रहा है कि देश के किसी भी कोने को छोड़ा नहीं जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को भी कवर करा जाएगा। ओके। भारत और ब्रिटेन ने पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित करी है? तो देखो, भारत और ब्रिटेन के बीच में 2+2 की वार्ता हो रही है। जो कुछ मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा करी जाएगी, वो मुद्दे क्या है? तो स्पेशली व्यापार है, और जो नई प्रौद्योगिकी है ना, जो रक्षा समझौता है, इन सब बातों को लेकर जो ये वार्ता है वो करा जाएगा। रक्षा वार्ता है एक तरीके से। तो ये कहाँ पर आयोजित करी गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित करी जा रही है। इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए। स्वास्थ्य है, ऊर्जा है, कई सारे ऐसे विषय हैं दोनों देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए और एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए ये वार्ता करी जा रही है। ओके। इजराइल के हाइफा बंदरगाह के लिए व्यापार निरंतरता योजना किसने तैयार करी है? तो देखो, ये जो व्यापार निरंतरता योजना है ये तैयार करी गई है APSEZ के द्वारा। APSEZ क्या है? तो अदानी समूह का ही एक ब्रांच है, जो यहाँ पर जो हमारा इजराइल का बंदरगाह है जिसका नाम है हाइफा बंदरगाह, इसके लिए काम कर रहा है और इसके व्यापार को मेंटेन करने का काम कर रहा है। जैसा कि हम सबको पता है कि इजराइल में और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध छिड़ गया है, तो इस बात का प्रभाव यहाँ के व्यापार पर न पड़े, इसके लिए गाइडलाइंस हाइफा बंदरगाह को लगातार APSEZ के द्वारा दिया जा रहा है। अच्छा, अदानी, जो गौतम अदानी जी हैं, उनके नेतृत्व वाला ये समूह है, इसका नाम है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, आप इनको देख रहे हैं, और इनके ऊपर, इनकी जीवनी के ऊपर एक मूवी बनाई जा रही है, यानी कि इनकी एक बायोग्राफी बनाई जा रही है। उसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया। गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया। और इस बुक में आप देखेंगे तो ये एक सामान्य नागरिक से लेकर एक सामान्य नेता बने, और सामान्य नेता से लेकर ये कैसे एक केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं, ये सारी बातें इसमें, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। मराठी फिल्म है ये, यानी कि मराठी भाषा में बनाई गई है, और इसमें आप देखेंगे तो नितिन गडकरी जी की जो भूमिका है वो अभिनेता राहुल चोपड़ा जी के द्वारा निभाया गया है। नितिन गडकरी जी हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और जो राजमार्ग मंत्री हैं उसके रूप में जाने जाते हैं, और बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनाने में और हमारे देश में जो रोडों का निर्माण है, रेल लाइनों का जो निर्माण है, उसके लिए इन्होंने महत्वपूर्ण काम करा है। ओके। अच्छा, ये जो मूवी है ये किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो अक्षय अनंत देशमुख के द्वारा निर्मित की गई है, और इसको निर्देशित किया गया है अनुराग रंजन भूसारी के द्वारा। ओके। देखो, भारत राष्ट्र समिति को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो देखो, भारत राष्ट्र समिति को पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाता था। इस बात को समझ लेंगे। 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति की स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तो के चंद्रशेखर राव के द्वारा तेलंगाना राष्ट्र समिति का या भारत राष्ट्र समिति का निर्माण किया गया था। पीछे का मोटिव ये था कि तेलंगाना को एक राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए और हैदराबाद को राजधानी बनाया जाए। 15 अक्टूबर के दिन के चंद्रशेखर राव जी के द्वारा ये बोला गया कि हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें कई सारी ऐसी बातें की गई हैं जिसमें हमारा जो राज्य है, तेलंगाना राज्य है, उसको, उसके नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए। अच्छा, 27 अप्रैल 2001 में इसकी स्थापना करी गई थी।
भारत राष्ट्र समिति की, जिसको तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से अब हम जानते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अहमदाबाद के पेरी शहरी क्षेत्रों में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ने कितने प्रतिशत का निवेश किया है, या कितना निवेश किया है, प्रतिशत नहीं निवेश किया है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये बात पूछी जा रही है। गुजरात में अहमदाबाद आता है, वहां पर जो पेरी शहर क्षेत्र है उसमें सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक, जिसको हम एबीडी कहते हैं, उसके द्वारा 181 मिलियन डॉलर का ऋण दिया जाएगा, या 181 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके पीछे का मोटिव ये बताया गया है कि इस इन्वेस्टमेंट से, है ना, जो शहर है उसका उसका जो सर्वांगीण विकास है वो हो पाएगा, और उन क्षेत्रों में पैसा खर्च करा जाएगा जो क्षेत्र अभी भी पिछड़े हुए हैं, जैसे सीवरेज के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, है ना, और जो कूड़ा है उसको किस तरीके से सेटअप किया जाए, उसका किस तरीके से उसे खत्म किया जाए, डिजिटली किस तरीके से उस शहर को ग्रो किया जाए, सड़कों के ऊपर काम किया जाए, इन सब बातों के ऊपर इन सब को इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, जो 181 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया है एडीबी उसके द्वारा। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो याद रख लेना, पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैंने कई बार बताया है। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करेगा वो हमारे देश का राज्य, पहला राज्य बना है झारखंड, और इसमें इसने 3 कैटेगरी डिसाइड करी है। 3 कैटेगरी में देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है। तो इसमें इन्होंने जो सबसे बड़े शहर हैं अपने राज्य के उसको लिया है, क्योंकि देखो हर एक शहर का जो लाइफ स्टाइल है, जो उसकी महंगाई है वो अलग है, तो उस महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी को सेट किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम, नगर पालिका है, नगर पार्षद है, उसके कर्मचारी जो काम करते हैं, जो श्रमिक काम करते हैं वहां पर। इसके अलावा ग्रामीण और सुदूर ग्रामीण जो इलाके हैं, जंगली इलाके हैं, वहां पर जो श्रमिक काम करते हैं, इन तीनों पैटर्न पर ये 3 पार्ट डिवाइड किए गए हैं, और तीनों जगहों की जैसी लाइफ स्टाइल है, जैसी महंगाई है, उसके अकॉर्डिंग वहां के श्रमिकों को पेमेंट किया जाएगा, और इसके लिए न्यूनतम मजदूरी भी डिसाइड कर दी जाएगी। अच्छा, झारखंड ऐसा पहला राज्य है जहां पर स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए भी न्यूनतम मजदूरी को तय कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं लिविंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के करा जाएगा, तो इससे श्रमिकों को बेनिफिट होने वाला है, मिलने वाला है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर जो कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारी हैं। ओके, उनको भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई है? तो देखो हमारे देश में जो श्रम शक्ति है वहां पर महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ गई है, और ये बढ़कर पहुंच गई है 37%। अच्छा, हमारा केंद्र सरकार का जो महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा ये बात बताई गई, और ये बोला गया कि 42% की बढ़ोतरी हुई है, और 37% तक जो महिलाओं का श्रम भागीदारी है वो बढ़कर हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, नोबेल शांति मिला था इन्हें, फिनलैंड के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया है, इनका नाम पूछा जा रहा है, ये कौन है? तो देखो इनका नाम है मार्टी अहतिसारी। इनका अभी 16 अक्टूबर के दिन निधन हुआ है। साथ में मैं बता दूं कि ये अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित हो गए थे 2021 में, 86 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनको नोबेल शांति पुरस्कार इसलिए मिला था क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, जो अंतर्राष्ट्रीय अशांति वाले मुद्दे थे उनको सुलझाने का काम करते थे। और अगर इनके काम के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 1990 के दशक में इन्होंने कोसोवो की सर्बिया से वापसी कराई। 1980 के दशक में इन्होंने नामीबिया की स्वतंत्रता की कोशिश करी। 2005 में इंडोनेशिया में आचे प्रांत की स्वायत्तता को वापस लाने के लिए इन्होंने काम किया, और 1990 के दशक में इन्होंने उत्तरी आयरलैंड शांति प्रक्रिया में शामिल हुए थे, और वहां पर जो आतंकवादी समूह था उसको निरस्त्रीकरण करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आप देख सकते हैं मार्टी अहतिसारी के कार्य के बारे में बात करें तो फिनलैंड में ये राष्ट्रपति के रूप में काम किए 1994 से लेकर 2000 तक के बीच में। ओके, और जब इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था तो उस समय सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति के रूप में पूरी दुनिया में यही छाए हुए थे, क्योंकि ये पूरी दुनिया में शांति को कायम रखने का काम कर रहे थे। तो पहला हमने जो कल पढ़ा उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 2023 की जो थीम थी वो सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना।
16 अक्टूबर के दिन खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस एक ऐसा दिवस है जिसको पूरी दुनिया के लगभग 150 देश मिलकर मनाते हैं। ओके। 16 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का स्थापना दिवस हमने बनाया, यानी कि राइजिंग डे मनाया, और 39 नंबर का राइजिंग डे मनाया है। इसका मुख्यालय आपको गुरुग्राम में देखने को मिल जाएगा, गुरुग्राम के मानेसर में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, शतरंज अंडर 20 का विश्व चैंपियन कौन बन गया है? तो शतरंज अंडर 20 का विश्व चैंपियन बन गए हैं रौनक साधवानी। इनकी उम्र सिर्फ 17 साल की है। ये महाराष्ट्र के नागपुर से बिलोंग करते हैं। ओके। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा वियतनाम में किसकी प्रतिमा का अनावरण करा? तो हमने पढ़ा था कि जयशंकर जी वियतनाम की यात्रा पर गए हैं, और वियतनाम स्पेशली बौद्ध धर्म से संबंधित एक देश है। यहाँ भारत और वियतनाम के बीच में लगभग 2000 साल पुराना एक व्यापारिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध है। और यहाँ पर इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी यहाँ पर गए थे और 3 साल तक यहाँ की यात्रा पर थे वो, और इनकी यात्रा के दौरान यहाँ वियतनाम पर एक सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रभाव पड़ा था। भारत किस आगामी ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी पेश करेगा? तो जैसा कि हम सब ने पढ़ा था कि जो जियो वर्ल्ड सेंटर है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसके 41वें जो संस्करण था उसका उद्घाटन किया गया था। और इसी दौरान उन्होंने हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने कहा कि 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी करेगा। ओके। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 1983 में भारत के द्वारा मेजबानी करी गई थी ओलंपिक की, और सारा जो गेम था ओलंपिक का वो न्यू दिल्ली में हुआ था। ओके। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। IREDA में वित्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वीके मोहंती जी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, तो इन्हें नियुक्त किया गया है। पंजाब के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? तो इसके बारे में कल हम पढ़ रहे थे। जो पंजाब का गुरुदासपुर है वहां पर ये गांव आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम है नवा पिंड सरदारा। ओके। मैं आपको बता दूं कि भारत के 31 स्टेट के लगभग 750 गांवों ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 35 गांवों को चुना गया है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया है। ये इस तरीके की इमारत होती है कि कंप्यूटर जैसा डिजाइन बनाता है वैसे ही डिजाइन पर इसको बना दिया जाता है। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड जो इमारत है वो कहाँ पर बना था? तो एक डाक विभाग बनाया गया था, डाकघर बनाया गया था बेंगलुरु में। इस बात को याद रख लेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो 23 अगस्त के बारे में मैंने भी चर्चा करी थी आपसे। केंद्र सरकार के द्वारा APAR आईडी किसके लिए शुरू करी गई है? तो जो अपार आईडी एक तरीके से कह सकते हैं, तो ये आईडी शुरू करी गई है हमारे देश के छात्रों के लिए। ठीक है, वन स्टूडेंट वन पहचान। वन आईडी का मतलब यही है कि वन स्टूडेंट वन पहचान। ओके, यानी कि छात्रों की पहचान करना। और ये एक ऐसा यूनिवर्सल एक तरीके से कह दूं तो एक नंबर होगा जिसके माध्यम से जो छात्र के रिजल्ट होंगे, एक्टिविटी बेस्ड होंगे, सर्टिफिकेट होंगे, वो सारे इस अपार आईडी से इसको डाउनलोड करके इसको देखकर छात्र ले सकते हैं। और ये उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा हर एक बच्चे का, है ना। और इसको आधार से भी कनेक्ट किया जाएगा। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत के बाहर किस स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो अमेरिका के मेरीलैंड में ऐसा करा गया है। 19 फुट की प्रतिमा है ये, और इसका नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। और इसको राम सुतारा ने ही बनाया है, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी। क्लियर। आरबीआई ने यूनियन बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? तो हमने पढ़ा था आरबीआई ने यूनियन बैंक पर जुर्माना लगाया है 1 करोड़ का। और अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि पेटीएम पर भी जुर्माना लगाया गया था 5.4 करोड़ रुपए का आरबीआई के द्वारा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं और कांग्रेस नेता भी थे, इनका निधन हो गया। इनका नाम पूछा जा रहा है, तो इनका नाम है मनोहर सिंह गिल, और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित। इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। मेरी कोशिश होती है कि कोई भी क्वेश्चन अगर मैं पढ़ाऊं तो उसके पीछे का जो एक बेस है वो आपको जरूर बताऊं, जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहे। वरना अगर ऊपर ऊपर से बता दिया जाए और सिर्फ आंसर बता दिया जाए तो वो लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता है।
तो फिर कल मिलेंगे नए विचारों के साथ, नए न्यूज़ के साथ में। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और आपके साथ और सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सबका। जो आप पर भरोसा करे उसके साथ ज़रूर ज़रूर बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।